हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 55 सॉल्व करेंगे। इसमें हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन 1 में देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले सूचियाँ देख लेते हैं, ठीक है। सूची 1 में दिया गया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना और ओपेरॉन अवधारणा। ठीक है। सूची 2 में है बीडल और टैटम, जैकब और मोनोड, डार्विन और डीवरीज। यहाँ पे ये कहा गया है कि इनमें जो यहाँ पे खोजकर्ता हैं उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, उसके हमें सही से मैच करना है। ठीक है। कोट यहाँ पे देख लीजिए। तो कोट की सहायता से हमें इसकी मैचिंग करनी है। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4312। एक बार मैच करके इसे देखते हैं। 4312 है। तो देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डिवरीज ने, ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। विकास का सिद्धांत जो दिया है वो डार्विन ने दिया है। और फिर है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। ये वाला जो है कॉन्सेप्ट है, ये बीडल और टैटम ने दिया है। बीडल और टैटम ने दिया है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। ओपेरॉन अवधारणा जो है वो जैकब और मोनोड ने दी है। ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोड ने दी है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, एक सेमीकंडक्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो गर्म करने पर क्या होता है? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी घटता है। किसी भी जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है, उसका जो प्रतिरोध है वो गर्म करने पर घटता है। होता यह है कि अर्धचालकों में सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। जब ताप बढ़ाया जाता है तो ये बंध तेजी से टूटने लगते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता घट रही है। तो बाउंडेशन जो होती है वो जब घटने लग जाएगी, मतलब कहने का प्रतिरोधकता का मतलब क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास आउट, मतलब इजीली पास आउट ना होने दे, उसको उसका लेवल कम करें। ठीक है। विद्युत जो ऊर्जा है उसका जो प्रवाह है उस पर कंट्रोल करें, यही प्रतिरोध का काम होता है। अब कोई जो सेमीकंडक्टर है, जब उसको गर्म किया जाता है तो उसकी प्रतिरोधकता घटती है। यानी ये जो प्रतिरोधकता, जो रेजिस्टेंस है, वो किसकी वजह से है? कोवेलेंट बॉन्ड, जो सहसंयोजी बंध होते हैं उनकी जो बॉन्डिंग है उसकी वजह से होती है। और गर्म जब किया जाता है तो ये बॉन्ड टूटने लग जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है? प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। ऑप्शंस हैं तना छेदक द्वारा, गंधी बग द्वारा, गॉल मिस द्वारा, या हरी पत्ती के फुदके द्वारा। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हरी पत्ती के फुदके द्वारा। इसे क्या कहते हैं? ये जो हरी पत्ती के फुदका, जो फुदका एक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं लीफ हॉपर। ठीक है। तो धान का जो टुंगरो विषाणु है वो किसके द्वारा फैलता है, प्रसारित होता है? तो ये जो हरा फुदका, जिसे हम कहेंगे लीफ हॉपर, ये चावल के खेतों में पाए जाने वाला सबसे आम फुदका है, कीट है एक तरह से। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि ये संक्रामक रोग, जिसको टुंगरू बोलते हैं, का ये प्रसार करता है, इसको फैलाने का काम करता है। इस विषाणु के कारण पत्तियों के जो शीर्ष होते हैं, टिप होते हैं, वो बदरंग हो जाते हैं, इसका कलर जो है उड़ जाता है और बहुत अजीब से कलर के हो जाते हैं। शाखाओं की संख्या में कमी आ जाती है और धीरे धीरे जो है प्लांट भी बौना होने लगता है। बौना होते होते मतलब नष्ट हो जाते हैं प्लांट। ठीक है। तो ये जो है टुंगरो विषाणु जो होते हैं वो हरी पत्ती के फुदके, या हम कह सकते हैं लीफ हॉपर के कारण होता है। ठीक है। इसके द्वारा ये प्रसारित होता है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी एक बार देख लें। जैसे यहाँ दिया गया तना छेदक द्वारा, इसको बोलते हैं स्टेम बेरर। तो इनके द्वारा ये भी एक तरीके का कीट है। ठीक है। ये भी जो है
धान की जो फसल होती है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा है गंधी बग द्वारा। गंधी बग भी एक कीट है, ये धान की फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये जो गंधी बग होता है ये क्या करता है कि जो धान के जो खेत मतलब कि धान की जो फसल होती है इसमें जो कोमल तने और पत्तियां जो होती हैं उनका इन रस चूस लेता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी नुकसान होता है वो मतलब ये काफ़ी मात्रा में जो है धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है गंधी बग। ठीक है, इसके बाद आता है गोलमिस। गोलमिस भी एक कीट है और ये पौधे की जो शाखाएं हैं, गोलमिस जो है ये पौधे की शाखाओं के आधार पर जो इसका बेस होता है उस पर ट्यूब के आकार के गोल की संरचना बनाते हैं, जिससे उनकी जो वृद्धि होती है पौधों की वो रुक जाती है। तो एक तरह से देखे जाए कि ये सभी जो है वो धान की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं सब धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पे टुंगरो विषाणु जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है? हरी पत्ती के पुष्प के, जिसे हम लीफ हॉपर बोलते हैं, उसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता ट्रायनोमी हो जाती है, यानी कि 21वां गुणसूत्र जो है वो हर पेयर में होते हैं ना, सारे जितने भी गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े वो पेयर में होते हैं। 21वां जोड़ा जो होता है वो ट्रिपल हो जाता है, 2 की जगह 3 हो जाता है। तो ये उत्तरदायी होता है किसमें? हीमोफीलिया के लिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए या टर्नर सिंड्रोम के लिए। क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डाउन सिंड्रोम के लिए। मानव में जो गुणसूत्र संख्या जो 21 है, ठीक है, उसकी त्रिगुणसूत्रता यानी ट्राइसोमी, ये डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। इसमें होता यह है कि 21वीं जो जोड़ी होती है वो उसमें जो गुणसूत्र 2 पेयर होते हैं वो 2 की जगह 3 हो जाते हैं। टोटल जो गुणसूत्र होते हैं वो हमें पता है 46 होते हैं, लेकिन जब ये डाउन सिंड्रोम होता है तो इनकी संख्या 47 हो जाती है, एक बढ़ जाता है। ठीक है, और इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने, इकट्ठा करने और प्रेषण करने, भेजने के लिए अद्वितीय रूप में उपयुक्त बनाया है? ऑप्शंस हैं 2 रज्जुकों की पूरकता, द्विकुंडलिनी, प्रति मोड़ क्षारक युग्मों की संख्या और शर्करा फॉस्फेट बैकबोन। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2 रज्जुकों की पूरकता। इससे पहले हम लोग इसका टर्म्स जो है उनको इंग्लिश में थोड़ा सा समझ लें। 2 रज्जुकों यानी कि जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। हमें पता है कि जो डीएनए है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये इसके एक स्ट्रैंड ये हो जाएगा, एक स्ट्रैंड ये हो जाएगा। तो इसके जो डीएनए होता है इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, उनकी जब पूरकता, ये पूरा जब कंप्लीट बन करके तैयार होता है तभी ये यहाँ पे जो है एक पूरा कंप्लीट डीएनए तैयार हो जाता है और फिर यही पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पे आंसर है, बाकी की जो है वो समझ लें, फिर उसके बाद इसको डिस्क्राइब करते हैं। द्विकुंडलिनी डबल हेलिक्स इसे कहेंगे। प्रति मोड़ क्षारक युग्मों की संख्या, जो नाइट्रोजनी बेस जो प्रेजेंस होते हैं डीएनए में उनकी संख्या की यहाँ बात की जा रही है। और शर्करा फॉस्फेट बैकबोन, तो यहाँ पे जो शुगर फॉस्फेट की जो बॉन्डिंग होती है उनके बारे में बात की जा रही है। तो मेन जो आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिक सूचना को संग्रह करने का काम और प्रेषण करने का काम जिनको सौंपा गया है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं सबसे ज़्यादा, वो है 2 रज्जुकों की पूरकता यानी 2 स्ट्रैंड्स। होता ये है कि ये जो डीएनए है ये इसके बीच में नाइट्रोजनी बेस और जो बॉन्ड वगैरह वो सब पाए जाते हैं ना, यही जो डबल स्ट्रैंड्स हैं ये क्या करते हैं, जब आनुवंशिक सूचना भेजी जब जाती है तो यही स्ट्रैंड्स एक जगह से ये ब्रेक होंगे, एक अलग होकर के फिर आगे जाकर के ये दूसरा एक और नया बना लेता है। तो यही स्ट्रैंड्स आगे जाकर के नए बनाते चले जाते हैं। तो इन्हीं को ही हम रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं उनको संग्रह इकट्ठा करने और उनका प्रेषण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। ठीक है, तो 2 रज्जुकों की पूरकता ये जब कंप्लीट होता है तभी ये ट्रांसफ़र होती हैं सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है कथन और कारण दिया गया है। कथन में है डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी है, मैमल है। कारण इसका है कि डॉली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण है।
ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। कथना कारण वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है उसमें कहा गया ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए क्या है कि कथन में कहा गया है कि डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया है वो डॉली है, जो कि एक भेड़ थी, ठीक है, और ये मैमल थी, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही बात कही गई है। लेकिन यहाँ कारण कहा गया है कि डॉली पात्रे निषेचन जिसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो इसके द्वारा उत्पन्न की गई थी। पहले हम ये समझ लें कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्रे निषेचन होता क्या है, उसके बाद इसका आंसर हमें खुद ही मिल जाएगा। तो ये गलत भी है। तो देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से क्या किया जाता है, बांझपन जो होता है उसे दूर किया जाता है। इसमें मेनली जो ओवा होता है, ठीक है, ओवा को यानी एग को बाहर निकाल लिया जाता है बॉडी से इसको बाहर निकाल करके इसका संपर्क मतलब द्रव्य जो लिक्विड फॉर्म में जो शुक्राणु स्पर्म्स प्रेजेंस रहते हैं शरीर के बाहर कराया जाता है, उनके साथ इनका जो है संपर्क कराया जाता है और फिर जो एग जो होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, निषेचित हो जाता है। तो ये जो एग जिसको बाहरी माहौल में यानी कि जो गर्भाशय होता है उससे बाहरी माहौल में जो है आउटर एटमॉस्फेयर में इसको फर्टिलाइज किया जाता है। फिर ये जो फर्टिलाइज एग होता है इसको वापस से जो वॉर्म होता है गर्भाशय उसमें डाल दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है ये तब अपनाई जाती है जब जो है ये जैसे फेलोपियन ट्यूब है, जो बीच का रास्ता होता है ना फेलोपियन ट्यूब वगैरह, वो उसमें जब किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेज हो जाता है और ओवोस्पर्म के मिलने की जो मतलब कि जो रास्ता होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, तभी ये प्रोसेस अपनाई जाती है और बाहर से जो है फर्टिलाइज्ड एग को फिर वर्म यानी गर्भाशय में डाल दिया जाता है। तो ये था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी पात्रे निषेचन की प्रोसेस। लेकिन यहाँ हमारा कारण क्या कहा गया है कि डॉली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डॉली को तो पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक जो होती है, क्लोनिंग प्रोसेस जो होती है उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो इसके द्वारा इसको विकसित किया गया था, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला जो कारण है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। तो यहाँ पे देखिएगा रेडियो तरंगों के विक्षेपण की बात की गई है, ठीक है, उसका जो डिस्पर्जल होता है उसके लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर जो है लेवल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है हमारा, तो क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी आयन मंडल, जिसको हम आयन मंडल को आयोनाइजेशन जो स्फीयर होता है उसको कहेंगे, ठीक है। तो आयन मंडल जो है वो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए रिस्पॉन्सिबल है वायुमंडल की परतों में से। बाकी यहाँ पे जो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर और मध्य मंडल मिडिल सर्किल है और समताप मंडल जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है माध्यमों जैसे ये जल है, ठीक है, जल, इस्पात और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए, बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें से एक ऊट की सहायता से हमें आंसर देना है कि 3 2 1 इसका क्रम है, 3 1 2 है, 1 3 2 है या 2 1 3 है। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3 1 2। तो ये यहाँ पे आरोही क्रम दिया गया है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझ लें कि ध्वनि का जो वेग है वो माध्यम की घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है, जो डेंसिटी होती है मीडियम की उस पर ये डिपेंड करता है। जिस माध्यम की डेंसिटी अधिक होगी, जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल भी अधिक होगी। तो यहाँ पहले कहा गया है यानी यहाँ पे तीसरा कहा गया है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आरोही क्रम कहा गया है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे कम अगर चाल जो होगी तो वो नाइट्रोजन यानी गैस में होगी, उसके बाद जल में होगी, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होगी वो किस में होगी, इस्पात में, और सबसे ज़्यादा घनत्व भी किसका होता है, इस्पात का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। ऑप्शंस हैं दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या फिर माइक्रोवेव।
तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी माइक्रोवेव। दूरसंचार जो है उसमें सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। आनुवंशिक जो गुण हैं उनका जो विचरण है, ट्रांसफर है, वो कैसे होता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके द्वारा। जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, जीन की जो ब्लेंडिंग होती है उसके द्वारा, क्रोमोसोम में बदलाव से, क्रोमोसोम में जो चेंजेस आ जाते हैं उनके बदलाव के कारण, जीन के मिश्रण के कारण, उनकी शफलिंग के कारण, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्योंकि क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका जो आनुवंशिक विचरण जो होता है वो इन तीनों ही प्रोसेस के थ्रू होता है। जीन के सम्मिश्रण, जीन क्योंकि दो इसमें जो है दो पर्सन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उन दोनों के ही जीन्स अलग अलग होंगे। तो जीन के सम्मिश्रण यानी उनकी ब्लेंडिंग के द्वारा भी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा आनुवंशिक गुण का ट्रांसफर होता है। क्रोमोसोम्स में चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। जीन के मिश्रण में, जीन का भी यहाँ पे मिश्रण, शफलिंग हो रही होती है। तो तीनों ही प्रोसेस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।